हेलो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर इज a device which is used to detect the current in any circuit। गैल्वेनोमीटर एक करंट को सेंस करने का काम आता है किसी भी सर्किट के अंदर। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो कैसे, मूविंग कॉइल मूव कर रही है, ये इसकी कॉइल है। तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर इज a device which is used to detect the current in any circuit। और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा है, मूविंग कॉइल। अब बात आती है इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क प्रोड्यूस इन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क मींस उसके ऊपर एक रोटेटिंग फोर्स लगती है और उससे रोटेट करती है। सेम वही प्रिंसिपल इसके अंदर है कि किसी कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है, यानी वो रोटेशन देगा। अब मैं उसी रोटेशन की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, वहाँ पे स्केल यूज करके और पॉइंटर की हेल्प से मैं वहाँ पे रीडिंग्स कैलकुलेशंस निकाल दूंगा। तो बेसिकली इसका जो सर्किट डायग्राम होगा या फिर मैं कंस्ट्रक्शन होगी वो किस तरह से होगी कि नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक कोई भी कॉइल रख देंगे। अगर नॉर्थ साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और उसके बीच में एक कॉइल रख दी, इस कॉइल में करंट चलेगा। ये लीजिए ये कॉइल, इसके अंदर करंट चल रहा है इस तरह से और ये बाहर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इस कॉइल को इसके अंदर रखता हूँ तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। अब एक्चुअली होता क्या है, इसमें पहले एक ड्रम टाइप का रहता है, सिलेंडर टाइप का। ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर स्मॉल सिलेंडर यूज किया हुआ है। उस सिलेंडर को एक टॉर्सनल वायर के साथ हैंग कर रखा है पॉइंट पे, यानी कि वो टॉर्सनल वायर है जो बहुत कम इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। इसको मैं इजीली इसको रोटेट कर सकता हूं इस ड्रम को। अब इस ड्रम के ऊपर क्या कर रखा है, वायर क्या कर रखी है, वायर बाउंड कर रखी है कॉइल्स, कॉपर वायर्स, फाइन कॉपर वायर्स से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, जिसमें से करंट फ्लो करेगा। अब इसके सेंटर में एक पॉइंटर, एक नीडल लगा दी। वो नीडल किसको अपने पास रिप्रेजेंट करेगी, इसके ऊपर मूव करेगी, स्केल के ऊपर एक पर्टिकुलर स्केल लगाया। तो जैसे इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, कुछ मूवमेंट आएगा, तो ये अपने पास ये क्या होगा, ये भी नीडल भी क्या करेगी, पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मूव करेगा और स्केल के ऊपर हमें एक रीडिंग मिलेगी इस तरह से। अब जो हमने लास्ट में पढ़ा था, मैं एक सिंगल कॉइल लेता हूं, सिंगल एक कॉइल लिया हूं, PQRS, ठीक है। अब PQRS में मेरा मैग्नेटिक फील्ड देखिए हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मेरी करंट की डायरेक्शन है PQRS, इसकी लेंथ है L, D इसकी क्या है, विड्थ है। तो हमने कुछ चार पॉइंट्स के ऊपर इसके मतलब में PQ, QR, RS एंड SP के ऊपर हमने क्या निकाली, फोर्स निकाली। तो अपने पास फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे फोर्स अपवर्ड, इस पे नीचे की तरफ, इधर जो डायरेक्शन लगी अपने पास बाहर और ये अंदर, तो ये इस तरह से क्या करेगा, मूव कर देगा, क्या करता है, मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसका ये था साइड व्यू। अब मैं अगर इसको टॉप से देखूं, इस PQ कॉइल को ऊपर से देखूं, टॉप व्यू, ये सारे क्या है साइड व्यू, ये क्या है, टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू। तो ऊपर से देखा तो मुझे सिर्फ एक कॉइल दिख रही है, इस कॉइल में करंट कहां से कहां जा रहा है, P से Q की तरफ, यानी मैं P पे बाउंड, P पे करंट क्या आ रहा है, P के अंदर की तरफ, और Q से क्या रहा है, नीचे। P पे लग रहा मुझे करंट आ रहा है ऊपर की तरफ और Q से करंट आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो यहां से मेरे पास फोर्स निकाली ये, और एक टॉर्क जो बनता था वो क्या बनता था, आइदर फोर्स F4 या F2 में से कोई भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना d sin थीटा। ये दोनों फोर्स तो क्या हो गया, उसमें कैंसिल आउट, बची क्या, दो फोर्स बची, जिससे मेरे पास एक टॉर्क ये क्या होगी, ये रोटेट कर पा रही है, कॉइल जो है ये रोटेट कर पा रही है। अब इसके अंदर हम इस तरह से मैग्नेट्स न लेके, ये मैग्नेट्स की शेप न लेके हम मैग्नेट्स की शेप चेंज कर देते हैं। हम जो मैग्नेट्स यूज करेंगे वो कैसे यूज करते हैं, ऐसे कॉनकेव शेप की, इस तरह से, इस तरह से हम जो मैग्नेटिक पोल्स यूज किए होंगे वो कॉनकेव शेप के, या फिर इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, जिसकी शेप कुछ इस तरह से हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, इससे देखो जो भी अपने पास लाइन निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी,
लाइन क्या निकलती है कौन से बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखिए मेरी लाइंस इस तरह से निकली, मैग्नेटिक लाइंस आई, यानी मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आया, यहाँ से नॉर्थ से आउटगोइंग और साउथ की तरफ इनकमिंग। ये इसलिए यूज किया कि मेरे पास जो एंगल थीटा बन रहा है किसके, जो इस अपने पास पी की जो कॉइल है इसके परपेंडिकुलर या फिर मैं बोलूं इसका डाइपोल मोमेंट m और मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा क्या रहना है। देखिए कैसे, मान लेते स्टार्टिंग में मेरे पास कॉइल ही है, ये कॉइल है, तो कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कहां है, नॉर्मल ये और b कहां है, दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर थोड़ी देर में मेरे पास कॉइल घूम के रोटेट होकर इधर आ गया ये, तो इसमें इसका नॉर्मल ये हो गया और b कौन सा यूज होगा, ये वाला। अब भी एंगल कितना है, यानी कि ये हमने इसलिए यूज किया इसलिए कि b और m जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट या बोल दो इसका नॉर्मल जो होगा उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या रहे, 90 डिग्री, यानी कि थीटा को हमें क्या रखना 90। उसके लिए हमने कैसे प्रोवाइड की, हॉर्सशू मैग्नेट। और जो ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया गया है, इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जो ये मैग्नेटिक हॉर्सशू मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उसको नाम दिया गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब इसमें कुछ थ्योरी करते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर टॉर्क लगा तो ये कॉइल क्या हुई, रोटेट हुई, उसको नाम दे दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी NBIA sin of theta। N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड कितना है, I करंट कितना मूव कर रहा है, A एरिया ऑफ द कॉइल, sin थीटा, थीटा किसमें एंगल अपना हो रहा। अब थीटा हमेशा क्या है 90 रखना, हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, तो sin 90 1 होगा, तो अपने पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो टॉर्क उस कॉइल को घुमा रहा है वो क्या बनेगा, NBIA। अब मान लेते हैं कि मेरे पास टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा, ये इस कॉइल को अल्फा एंगल से क्या करेगा, ऐसे उसने इसको रोटेट कर दिया। किस तरह से मान लेते हैं, इसने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया अल्फा एंगल से। अब देखो अगर मैं किसी चीज को रोटेट करूंगा तो उसके ऊपर जो थ्रेड है वायर है वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, भाई छोड़ते के साथ ही वो वापस क्या, जैसे मैंने इसको छोड़ा छोड़ देंगे वो कॉइल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। यानी कि जैसे पहले यहाँ पे अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से बात करूँ, थोड़ा सा इसको मूव कर दिया ऐसे, जैसे मैंने छोड़ा ये वापस अपनी पोजीशन में है। यानी कि ये ऊपर वाला ये वाला वायर क्या बनाएगा, इसके ऊपर क्या बनाएगा, ये अपने पास अलग से टॉर्क बनेगा। उस टॉर्क को क्या नाम दिया गया, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या नाम दिया, रिस्टोरिंग, जो अपोज करता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जितना लगेगा उतना क्या लगेगा उसके ऊपर, रिस्टोरिंग टॉर्क। वो किसके इक्वल होता है, K इक्वल फॉर जितना उसको रोटेट करेंगे, जिस एंगल से जितना ज्यादा रोटेट करेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। K होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है, K कांस्टेंट अल्फा एंगल, जिस एंगल से उसको ट्विस्ट किया उतना उसके ऊपर क्या आएगा पॉइंट। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कॉइल घूमते रहे एक पॉइंट पे आके रुक गए। रुकने का मतलब क्या है, इसके ऊपर लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और उल्टा रिस्टोरिंग दोनों क्या हो गए, इक्वल, यानी कि बोथ आर किसमें आ गए, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो NBIA = K अल्फा, तो यहां से हमने ऐड इक्विलिब्रियम NBIA = K अल्फा, यहां से I की वैल्यू आई K अल्फा / NBA। अब देखिए K क्या है, कांस्टेंट, N के नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, A एरिया ऑफ कॉइल, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट। तो हमने इस कांस्टेंट का नाम दे दिया G। इस G को क्या बोला गया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। क्या बोला इसको, गैल्वेनोमीटर या करंट रिडक्शन फैक्टर। यहां से तक I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मेरे पास मैं कह सकता हूं I जो है प्रोपोर्शनल है अल्फा पे, या फिर अल्फा प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना ज्यादा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना करंट मूव करेगा उतनी क्या है उसमें डिफ्लेक्शन, जितना करंट मूव करेगा उतनी क्या है डिफ्लेक्शन। यही तो हम चाहते थे, क्या मेजर करना है, करंट। तो जितना उसमें करंट मूव करेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। जितना करंट मूव करेगा उसमें उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जो स्केल आएगा उस स्केल को इस G वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। हम यही चाहते थे जितना करंट फ्लो करे उतना ज्यादा उसमें क्या आए अपने पास स्केल, यानी कि उसमें क्या आ जाए अपना डिफ्लेक्शन आए, और स्केल पे रीडिंग क्या है इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि गैल्वेनोमीटर वर्क कर रहा है लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है करंट पे।
अब जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है कि छोटे छोटे करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। एक वेरी स्मॉल करंट फ्लो करे तब भी थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन इसमें आएगी। तो अब इसमें टर्म आती है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इट इज डिफाइंड एज द करंट विथ विच गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस वन स्केल डिवीजन। जो डिफ्लेक्शन जो देगा जिस करंट के साथ एक, यानी कि मैं जो अपना स्केल उसमें वन स्केल में वन डिवीजन की डिफ्लेक्शन आएगी, द करंट विच प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वन स्केल डिवीजन। वन स्केल डिवीजन की जो डिफ्लेक्शन देगा उसको बोला गया फिगर ऑफ मेरिट। तो इसमें जी की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ से K डिवाइड बाई N BA, K डिवाइड बाई N BA। तो ये अपने पास क्या है, ये गिवन हो जाएगा, इससे इतनी डिफ्लेक्शन आ जाएगी। उसके बाद टर्म आती है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा भी करंट मूव उसमें फ्लो करें तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन है, मींस लार्जर डिफ्लेक्शन विद ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो जितना मान लो थोड़ा सा करंट है उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आया और किसी में थोड़ा करंट होते कम डिफ्लेक्शन आया, दोनों में से विच इज सेंसिटिव, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है वो विच इज मोर सेंसिटिव। तो वही होगा सेंसिटिविटी मींस सेंस करना है करंट, थोड़े से करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, मेरे पास एक्चुअल रीडिंग दे रहा है तो क्या है मोर सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी दो तरीके से होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो फर्स्ट वन अपने पास करंट सेंसिटिविटी जिसको लिखा गया IS, यानी कि अपने पास करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि अगर अपने पास 1 यूनिट करंट फ्लो करे, क्या अपने पास 1 यूनिट करंट फ्लो करने से जो डिफ्लेक्शन मिलेगी उसको बोला गया करंट सेंसिटिविटी। या फिर हम बोल सकते हैं द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 यूनिट करंट। जो डिफ्लेक्शन मिली 1 यूनिट करंट फ्लो करने से उसको बोला गया करंट सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन क्या है, अल्फा डिवाइड बाय आई करंट फ्लो कर रहा है। अल्फा की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा क्या है NBIA डिवाइड बाय K, वो वैल्यू यहां पे रख दूं तो ये अपने पास बन जाएगा I से I कैंसिल NBA by K, यानी कि करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू NBA by K। अब आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे करंट था कि अगर मैं 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उससे जो अपने पास डिफ्लेक्शन आएगी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको VS से डिनोट किया अल्फा बाय V, डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज। V को क्या लिख सकते हैं I into R, V को I into R, I की वैल्यू हमने देखी थी, यहां से निकालो क्या आएगी K अल्फा डिवाइड बाय NBA। अगर वो वैल्यू यहां पे रख दूं तो अपने पास आ जाए NBA डिवाइड बाय K into R। ध्यान से देखा जाए ये क्या है, कितनी वैल्यू क्या है करंट सेंसिटिविटी और नीचे क्या रहा है। तो मैं इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS इक्वल्स टू IS डिवाइड बाय RV लिख सकता हूं, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब अपने पास एक पॉइंट उठता है इसमें कि फैक्टर्स ऑन व्हिच सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। कोई गैल्वेनोमीटर उसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी। अब मैंने फार्मूला निकाला है n नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी और किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, बी ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा, एरिया ऑफ कॉइल अगर ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा, के टॉर्शन कांस्टेंट, जो टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो सेंसिटिविटी ज्यादा। या फिर मैं कह दूं कि सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड टॉर्शन कांस्टेंट। ये चीज आ चुकी है। अब एक पॉइंट और हमसे पूछ सकता है कि हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स
by increasing number of turns we can increase the sensitivity of ganometer but up to a limit, एक लिमिट तक ही मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकता हूँ, ये नहीं कि अपनी मर्जी से बढ़ा सकता। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, और टर्न्स बढ़ेगी यानी कि उसकी अपनी लेंथ बढ़ेगी, उसका क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो क्या उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज, यानी कि उसकी एक लिमिट है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के मैं सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं बट एक लिमिट तक। नेक्स्ट वन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके हम क्या बढ़ा सकते हैं उसके अंदर, सेंसिटिविटी। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट यूज करके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। नेक्स्ट वन एरिया। बाय इंक्रीजिंग एरिया सेंसिटिविटी ऑफ द गैनोमीटर शुड बी इंक्रीजिंग। यस, इंक्रीज कर सकते हैं बट एरिया मींस कॉइल का साइज बढ़ा रहे हैं। अगर जितना बड़ा साइज करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो बल्कि हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से इसको बढ़ाते रहें। नेक्स्ट वन बाय डिक्रीजिंग द टोर्शन कांस्टेंट। तो टोर्शन कांस्टेंट हम डिक्रीज करके हम क्या बढ़ा सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोर्शन कांस्टेंट डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्प्रिंग वगैरह यूज करते हैं वो फॉस्फोर ब्रोंज के यूज करेंगे। जो इसको ऊपर नीचे स्प्रिंग यूज करेंगे वो जनरली फॉस्फोर ब्रोंज के यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अपने पास टोर्शन कांस्टेंट डिक्रीज होगा और सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें टर्म पूछी जाती है कई बार, एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक्यूरेसी होता है क्या, एरर का अपोजिट। तो मैं बोल दूं 1 बाई रिलेटिव एरर, 1 बाई रिलेटिव एरर किसमें, करंट में। तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई रिलेटिव एरर, याद आपको, एरर इन करंट डिवाइड बाई टोटल करंट। अब हमने पढ़ा है कि करंट और प्रोपोर्शनल, जो अपने पास जितना करंट हो उतनी क्या आएगा, अल्फा रिफ्लेक्शन आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको 1 डिवाइड बाई डी अल्फा ओवर अल्फा लिख सकता हूँ, और मैं कह दूं एक्यूरेसी क्या होगी, यहाँ से अल्फा ऊपर जाएगा, अल्फा बाई डी अल्फा, दैट्स द एक्यूरेसी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अल्फा बाई डी अल्फा। डी अल्फा क्या है, एरर इन अल्फा। अल्फा के अंदर कितनी एरर है, और डी अल्फा क्या है, एक्चुअल जितना टोटल अपने पास रिफ्लेक्शन हुआ और उसमें एरर कितनी है, डी अल्फा। ठीक है बच्चों, ये था अपने पास गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स जिस पे इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ओके।